आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेत्री और अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार की प्रत्याशी श्वेता सैनी जी। करेंगे उनसे कुछ सवाल, जानेंगे कैसा है प्रदेश का हालचाल। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता सैनी जी आपका हमारे चैनल और हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनता प्रतिनिधियों के साथ में। शुरुआत एक जिज्ञासा भरे सवाल से मैं करना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी में आप काफ़ी समय से एक्टिव रही हैं, आप एक महिला भी हैं, घर परिवार भी संभालती हैं, तो कैसे आप राजनीति और परिवार दोनों को बैलेंस करते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। देखिए, राजनीति ही सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं, आगे निकल रही हैं। उसी तरह राजनीति में भी महिलाएं घर भी संभालती हैं, बाहर भी निकलती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, टीचर्स भी हैं, वो भी जॉब करती हैं। तो ये तो एक लाइफ का हिस्सा है। तो और कहते भी हैं कि महिला तो एक्सपर्ट है, तो घर भी संभाल सकती है, बाहर भी संभाल सकती हैं। और शुरुआत में जब मौका मिला राजनीति में आने का, क्योंकि कहते हैं 24 आवर जॉब है, लोग आपके पास आते हैं, आपको क्षेत्र में रहना पड़ता है, तो उसका एक टाइम बाउंड नहीं है। तो फिर शुरुआत में थोड़ा लगा कि कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन करते करते हम सीख जाते हैं। प्रदेश में आपकी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या आप कहना चाहेंगी, क्या मुख्य आधार, क्या मुख्य बिंदु हैं जो आपकी पार्टी जनता के बीच लेके जाएगी और इस इलेक्शन में अपनी बात को जनता के सामने पुख्ता से रखेगी? देखिए, ये जो 4.5 साल का टेन्योर रहा है गहलोत सरकार का, वो बहुत बेमिसाल रहा है। नो डाउट कि पूरा देश, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चाहे वो गैर कांग्रेसी राज्य की सरकारें भी हों, वो भी उनको एक मॉडल के रूप में देख रही है। जो भी योजनाएं लागू की गई हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा, कोरोना जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी, वैश्विक संकट के रूप में आया था, जिस तरह से उसका शानदार मैनेजमेंट सरकार ने किया, सरकार बन के ही चुकी थी। उसके बाद कोरोना जिस तरह आया और जो शानदार मैनेजमेंट रहा, जिसकी तारीफ भी मुख्यमंत्री जी ने की, उसके बाद जिस तरह राज्य को संभाला आर्थिक रूप से भी, और जिस तरह जॉब्स दी, और अब ये जो राहत कैंप्स लगाए हैं कि व्यक्ति कहीं जाना ना पड़े, उनके मोहल्ले में, उनके वार्ड में, उनकी कॉलोनी में जिस तरह राहत कैंप्स की जो सुविधा उपलब्ध करवाई है और जिस तरह लोगों में इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से इस बार सरकार ने बेमिसाल काम किया है। और सिर्फ प्रदेश के लोग नहीं, बल्कि इसकी तारीफ, क्योंकि हमारे भी मिलने वाले दूसरे राज्यों में रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, मित्र रहते हैं, हर जगह गहलोत सरकार की इतनी प्रशंसा हो रही है कि निश्चित रूप से इस बार सरकार बहुत अच्छा कमबैक करेगी। और आपने राहत कैंपों की बात करी, जैसे कि गहलोत सरकार ने आने वाले इन चुनावों से पहले काफ़ी सारी फ्री स्कीम्स निकाल रखी हैं। आपको लगता है कि इस स्टेप से इलेक्शन में आपको फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से। ये आप देखिए कि जो स्कीम्स हैं वो बहुत कॉमन मैन या निचले तबके के व्यक्ति के लिए है, जो कि जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, लेकिन आज जब कैंप्स उनके पास पहुंचे हैं, उन्हीं के द्वार पे गए हैं, उन्हीं के वार्ड में गए हैं। आप देखिए कि एक सिलेंडर जो 1000 प्लस का मिल रहा है, वो यदि किसी बीपीएल परिवार को, गरीब परिवार को 500 रुपये में मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं देगा कांग्रेस सरकार को वोट? और बिजली के बिल में 200 यूनिट तक फ्री हैं, तो कोई आम व्यक्ति क्यों नहीं देगा? जब महंगाई से जनता इतनी त्रस्त है, तो 200 यूनिट बिजली का फ्री मिलना एक बहुत बड़ा बोनस है। तो इसी तरह कितनी सारी स्कीम्स हैं। आपके लंबी बीमारी फैली थी, उनके लिए, जानवरों के लिए अलग बीमा, तो मतलब दुर्घटना बीमा। आज हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था, कॉमन मैन ही नहीं, अच्छे धनाढ़ परिवारों में भी बीमारी से एक लगता था कि बहुत बड़ा खर्चा सिर पर आ गया है। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी स्कीम दी है, मतलब योजना दी है सरकार ने। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत सरकार तो बहुत अच्छे से कमबैक करेगी, जनता का फुल सहयोग रहेगा और गरीबों का आशीर्वाद बिल्कुल रहेगा। कहते हैं हर घर किचन से ही चलता है, तो जैसा कि आपकी सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर किया है और आप रोज़ ही कई महिलाओं से भी मिलती रहती होंगी, क्या रिस्पांस आपको इस स्कीम के ऊपर महिलाओं का सुनने को मिला? थोड़ा सा बताना चाहें। देखिए, राहत कैंप के हम दौरे करते हैं तो देखते हैं कि महिलाएं सच में खुश हैं, क्योंकि 1000 प्लस का सिलेंडर गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद अब तो राशन किट भी उसमें इंक्लूड की गई है, राशन किट भी उनको मिलेगी, सिलेंडर मिल रहा है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है। तो महिला को ही हमेशा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं।
कम आमदनी में, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आशीर्वाद महिलाओं को ही मिलेगा। और मैं कैंपों में जाके देख रही हूँ कि महिलाएं बेहद खुश हैं और आशा, मतलब उनके अंदर उम्मीद है कि सच में ये ऐसा ही चलता रहे और इसी तरह का हमें कोई ऐसा नेता मिले कि जो सच में हमारी चीज़ें सुने और समझे। रिस्पॉन्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेहद शानदार है। 4.5 साल में हो चुके हैं, बीत चुके हैं, कितना बदला हुआ आप अपने प्रदेश को, राजस्थान को पाती हैं? क्या अलग लगा आपको गहलोत सरकार में? इस बार क्या बदलाव आए आपकी सरकार ने? देखिए, राजस्थान मतलब एक डेवलपिंग स्टेट था, लेकिन आर्थिक स्थिति हमेशा से कमज़ोर रही है। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि इस बार आर्थिक ग्रोथ, जो उन्नति जो हुई है वो प्रदेश में हुई है। मुझे ऐसा देखने को लगता है कि मतलब कंट्रोल है हर चीज़, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी नहीं लगता। और कोरोना जैसे बीमारी के बाद जब सब राज्यों की आर्थिक स्थिति पिछड़ी, हमारी ग्रोथ उसमें बढ़ी हुई रही। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रशासन रहा इस बार कांग्रेस सरकार का। और ये कोई हम कांग्रेस के नेता हैं इसलिए नहीं बोल रहे, एक कॉमन मैन क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग वास्तव में ओपीएस स्कीम देखिए कि आप मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम की आपको पेंशन मिलेगी। आज सबसे बड़ा बुजुर्गों को आप देख रहे हैं, जिस तरह परिवारों में फ्रैक्शंस हैं, बच्चे नहीं रखते अपने माता पिताओं को, उसमें जब वो आर्थिक रूप से बहुत निर्भर होते हैं अपने बच्चों पे, ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम इतनी बड़ी चीज़ देना कि पेंशन बंद हो गई थी कि इतने साल के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी जॉब के बाद, लेकिन अब पेंशन हर किसी को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एक वो है। तो मुझे लगता है कर्मचारी, गरीब तबका, मिडिल क्लास, हर कोई कांग्रेस सरकार को वोट देना चाहता है। अशोक गहलोत जी की योजनाओं की बहुत तारीफ हो रही है और जिस तरह से उनका प्रबंधन है उसकी जनता उनकी तो बहुत मतलब दीवानी सी ही हो गई है। आप खुद एक महिला हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रति अपराधों में आपकी सरकार में कितनी कमी आई है? क्योंकि आज भी अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें, न्यूज़ चैनल्स को खोले, राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध आज भी उतने ही सुनने को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कहीं कुछ नियम कानून बनाने में कहीं चूक रह गई या एक्शन थोड़ा लेट लिया गया? देखिए, ये जो महिलाओं के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी राजस्थान में ही हो रही हैं, देश भर में, दुनिया भर में हो रही हैं। और इसमें सिर्फ एक सरकार कुछ रिफॉर्म नहीं ला सकती जब तक इंडिविजुअली हम अपना माइंडसेट चेंज ना करें, सोसाइटी चेंज ना हो। सरकार हर जगह नहीं बैठी रह सकती। हाँ, लेकिन अगर जो कुछ गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है, सरकार और प्रशासन। और उसके लिए देखिए थाने भी खोले गए हैं, भिवाड़ी को भी अलग एसपी उपलब्ध करवाए गए, चौकियों को अपग्रेड किया गया है, पुलिस की भर्ती भी की गई है। तो समय समय पर अपग्रेडेशन तो हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स मोर देन अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है वो समाज को भी तो चेंज करना पड़ेगा, फ्रीडम समाज को भी तो देनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस भी तो समाज में लानी पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो हम सबको मिलकर सरकार के साथ करना पड़ेगा। मुझे लगता है महिलाओं और लड़कियों से जुड़ा ही एक और खासा देश में चर्चा का विषय है लव जिहाद। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी कि कैसे मतलब प्रदेश और देश में भी लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं, कैसे इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और आपकी राय में आखिर लव जिहाद है क्या? देखिए, चर्चा में तो लव जिहाद बहुत आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ होगी, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। लव जिहाद हो या नहीं भी हो, लड़कियों को समझदार होना बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस तरह के डिसीजन मोस्टली वही लड़कियां लेती हैं, या तो वो मतलब मैच्योरिटी नहीं होती उनमें या समझदारी नहीं होती। तो और ये कोई इसमें भी मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगी कि कोई सरकार का रोल नहीं है इसमें। फैमिली, स्कूल्स, टीचर्स, आपका सराउंडिंग्स आपको किस तरह की परवरिश देता है, आपको इतनी ग्रोथ देता है कि आप सोच सकें कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, और ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं ये हम सही भी ले रहे हैं कि नहीं। ये सोच लड़कियों में, बच्चियों में विकसित करने के लिए उनको वो खुला माहौल देना पड़ेगा। तो
माता पिता को किस तरीके का स्टैंड लेना चाहिए अगर उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ उनकी बेटियों के साथ हुआ है या हो रहा है? देखिए, निगाह तो आजकल रखनी ही चाहिए, सिर्फ बेटियों की बात नहीं है। जिस तरह आजकल इंटरनेट पे माहौल बिगड़ रहा है, बच्चे कोरोना के बाद एक लंबे समय घर में रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कि छोटे छोटे से बच्चे, जवान बच्चे आजकल बहुत एडिक्टेड हो गए हैं फ़ोन के, चाहे वो इंस्टाग्राम देखिए और सोशल मीडिया देखिए, रील्स देखना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत कहीं ना कहीं वो अपनों से कटे, और अपनों से कटने के बाद जब वो इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं जो कि उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये फ़ोन से बच्चों की दूरी, और ये नहीं है कि हम उनके हाथ से फ़ोन छीन लें, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। उनको कहीं और बिजी करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो किसी तरह की एक्टिविटीज़ हो, कुछ ऐसा जिससे बच्चे दूर रहें फ़ोन से, मिनिमम टाइम स्पेंड करें फ़ोन पर। तो ये एक बहुत बड़ा और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो गड़बड़ हो रही हैं, फ़ोन इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। और कहीं मैं ये भी देखती हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं फ़ोन में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारे बच्चे भी मतलब फ़ोन में बिजी हो रहे हैं। तो वो खुद भी करें, खुद तो क्योंकि उनका एक जीवन का लंबा समय निकल गया है, उनकी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो नहीं हो, लेकिन बच्चों के लिए उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम बच्चों पे कब अंकुश लगाएं, फ़ोन पे वो क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और उनको कहीं और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करें, ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में अगर हम काम की या विकास की बात करें तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर ये आरोप लगाती आ रही है कि विकास की राजनीति आपने सिर्फ नाम की है। विकास की राजनीति अगर कोई करता है तो वो करता है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर करके तो सत्ता में आई। मीडिया पे उन्होंने जिस तरह हुआ बनाया कि हम विकास करेंगे, विकास आप देखिए कहाँ हो रहा है। अगर डेटाज़ की बात करें, वो लोग डेटाज़ पे बात नहीं करते। और मैंने आपको जैसा बताया कि यूथ जो हमारा सबसे बड़ा वोटर है, वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल दीजिए, वो सच मानने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा मोदी सरकार ने उठाया और वो लोग सत्ता में आए विकास की बात करके। आप भी मीडिया पर्सन हैं, मैं पूछना चाहूँगी कि मतलब कहाँ विकास किया उन्होंने? ना जॉब्स हैं, जो भी हमारी सरकारी बिल्डिंगें थी वो उन्होंने वो गिरवी रख दी। ऐसा कि मतलब दैट मीन्स कि देश में गरीबी है, आपके पास पैसा नहीं है। आप बोलते थे कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। कांग्रेस सरकार ने जितनी भी IITs हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब उन्होंने बनाया। भाखड़ा नांगल, आप मूर्ति बना रहे हो, ठीक है, हम भी सरदार पटेल का सम्मान करते हैं, वो सम्मान के योग्य है। भाखड़ा नांगल डैम जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, वो कांग्रेस सरकार ने बनाया। आप ये देखिए कि इनकी क्या उपलब्धि है। और मतलब अगर विकास की बात कांग्रेस कर रही है तो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं ये बात आम आदमी बोल रहा है। आम आदमी बीजेपी के लिए नहीं बोल रहा कि बीजेपी ने हमें ये सहूलियत दी, ये योजना दी, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। आप बताइए ना कि कौन कॉमन मैन ये बात बोल रहा है कि बीजेपी ने ये योजना लागू करी, इससे मेरे बच्चे को ये फ़ायदा हुआ, उसकी शिक्षा में मुझे फ़ायदा हुआ, या स्वास्थ्य में मुझे फ़ायदा हुआ। या वो गिनाए बीजेपी वाले कि उन्होंने कितने हॉस्पिटल्स बनवाए नेशन वाइड या स्टेट वाइज। उन्होंने कोरोना में आपने देखा कि किस तरह डेड बॉडीज़ के लिए भी जगह नहीं थी, सिलेंडर की शॉर्टेज थी, लेकिन हर बात को वो एक सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान का रंग लेकर उस पर एक पर्दा डाल देते हैं। तो जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है कि एक्चुअल में सरकार ने हमारे लिए क्या किया। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से आप पिछली बार की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मौजूदा विधायक जी के कार्यकाल को आप किस तौर पे देखती हैं, कितना विकास किया उन्होंने अलवर शहर में? देखिए, विकास मतलब सीएम साहब ने हर ज़िले को, हर विधानसभा को बहुत ज़्यादा फंड्स दिए। वो उनके भी खेमे कोटे में आया और उन्होंने उसका जो था वो काम करवाया। वो भी अशोक गहलोत जी के थ्रू ही आए। उसके बाद जब विधायक जी के पास कोई जाता तो वो हमेशा यही कहते नज़र आए कि देखो सरकार मेरी नहीं है, मैं कुछ नहीं करवा सकता। जबकि ऐसा नहीं होता, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था। लेकिन उनको ये लगा कि ये मेरे लिए एक मतलब आराम से बैठने का एक मौका मिल गया कि हाँ सरकार मेरी नहीं है, और मैं किसी को भी एक्सक्यूज़ दूंगा कि हाँ सरकार हमारी नहीं है, कांग्रेस की है, तो मेरी हर बात पे पर्दा डल जाएगा और मैं भी आराम से ही रहूँगा कि कोई टेंशन नहीं है, सरकार हमारी है नहीं, मैं काम करवा नहीं सकता। तो उन्होंने हर किसी को, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, रोड की हो, कोई पर्सनल काम हो, हर कोई लोग उनके पास जो जाते थे, क्योंकि हम भी फील्ड में रहते हैं, लोग हमें भी मिलते हैं, जो लोग वहाँ जाते थे वो यही हर किसी को बोलते थे कि देखो मैं काम नहीं करवा सकता क्योंकि सरकार मेरी नहीं है। तो 10 में से अगर आपसे नंबर पूछूं, कितने नंबर देंगे आप विधायक जी के काम को? नहीं, नंबर मैं नहीं दूंगी, सॉरी, नंबर तो जनता ही देगी उनको अब अगले इलेक्शन में।
पानी की अगर मैं बात करूं तो अलवर शहर में एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा हमेशा से ही बना रहा है पानी, और आप ही के मौजूदा सरकार के मंत्री ने अलवर शहर को अलवर ग्रामीण से पानी देने के लिए मना कर दिया है। इस पर आपकी क्या क्या टिप्पणी है? हाँ देखिए, मेरे भी नॉलेज में आया था ये मुद्दा। मंत्री जी को मंत्री पद सिर्फ मतलब वो एक पर्टिकुलर विधानसभा के एमएलए हैं इसलिए नहीं मिला, वो हमारे अलवर का नेतृत्व करते हैं और मुझे लगता है कि उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए था। उन्होंने संविधान की कसम खाई थी कि मैं भेदभाव किए पूर्ण काम करूँगा, तो चूँकि वो अलवर विधानसभा में ही रहते हैं, हालांकि वो एमएलए ग्रामीण से हैं, वो यहाँ रहते हैं, तो भी उनका धर्म बनता है कि इस तरह की बात को छोड़कर उनको अलवर के पानी के लिए कुछ करना चाहिए था। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जब इसरोदा डैम का पानी अलवर लाने की बात हुई थी तो सभी एमएलएज ने अपने क्षेत्र में पानी का प्रोजेक्ट बना के दिया था। तो चाहे रामगढ़ में सफ़िया जी हैं, उन्होंने रामगढ़ में पानी लाने का दिया, मंत्री जी ने भी मालाखेड़ा तक पानी लाने का प्रोजेक्ट बनाया। पर उनको ये बात बिल्कुल ये सोचनी चाहिए थी कि अलवर में यदि कोई एमएलए नहीं है कांग्रेस का तो अलवर के लिए पानी कहाँ से आएगा। तो जब मालाखेड़ा तक पानी लाने की बात हुई थी तो उनको निश्चित रूप से हमें साथ लेके चलते, हम प्रोजेक्ट बनवाते, हम सीएम से भी रिक्वेस्ट करते कि वो इसरौदा का पानी जो मालाखेड़ा तक आएगा वो अलवर भी आता, तो उसके लिए हम पूरी जनता आभार व्यक्त करती। पर वो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, उसकी भी हम क्योंकि हमारी पार्टी की ही बात है तो निश्चित रूप से उस पर भी चर्चा हम करेंगे। पिछली बार पार्टी ने आपको टिकट दिया, सबको चौंकाया, इस बार आपकी टिकट की क्या दावेदारी रहने वाली है? देखिए, पिछली बार भी टिकट कभी मतलब हमारा तो कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, साधारण परिवार के थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। पार्टी ने कंसीडर किया, पार्टी को लगा कि मतलब फाइट दे सकते हैं, चुनाव निकाल सकते हैं, तो उन्होंने मौका दिया। और जहाँ तक टिकट वितरण की बात है, हमारे यहाँ हमारे नेता अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह जी जो कि कांग्रेस में महासचिव हैं और सीएम साहब, ये सब बैठकर निर्णय लेते हैं। पिछली बार भी सबने साथ बैठकर ही टिकट बांटे थे, जिसमें मुझे भी मौका दिया गया था। और आने वाले समय में जब चुनावों का वितरण होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश प्रभारी रंधावा जी और हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी सब साथ बैठेंगे और वो इस बार बेस्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सबको ही पता है। और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और अच्छा एक डेटा चुनावी आंकड़ा लेकर आएगी। जिस तरह अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस सरकार में रहता है कि हारा हुआ एमएलए इक्वलेंट रहता है जीते हुए एमएलए के, तो क्षेत्र में मेयर से जितना हुआ, मैं क्षेत्र में रही, मैंने लोगों के काम किए, लोगों को जोड़ा, किसी का भी कोई काम पड़ता था तो कि चलो भाई सीएमओ चलते हैं, आपकी जितना भी स्तर तक होगा, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर किसी को एसएमएस में भर्ती कराना है या किसी भी तरह, कोरोना में आप देखिए बहुत ज़्यादा मतलब रहे लोगों के बीच में। तो सबसे बड़े नेता के लिए ये बात महत्वपूर्ण रखती है कि वो जनता के बीच में कितना अवेलेबल है। तो शायद टिकट का कंसिडरेशन भी मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों पर होता होगा। मैं ये नहीं कहती कि टिकट मुझे ही मिलेगा दोबारा, ये तो पार्टी तय करती है, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कि उसको फील्ड में अवेलेबल होना ज़रूरी है, जनता उसको जाने, या कहीं जनता की आवाज़ भी उठे कि हमें टिकट इस व्यक्ति को दोगे तो हम उसे वोट देंगे, हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं मुझे लगता है कि जो मैं क्षेत्र में रही, तो यदि जनता बोलेगी या लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब श्वेता हमारे बीच में थी, तो पार्टी कंसिडर करे। और पार्टी का जो डिसीजन होगा वो तो हमेशा ही मान्य है। अगर पार्टी को लगेगा कि कोई और व्यक्ति मोर कंसिडरेबल देन मी, तो फिर वो उनको कंसिडर करेगी, लेकिन हम हमेशा पार्टी के साथ हैं और मजबूती से जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा पूरा प्रयास करेंगे कि वो जीत कर आए और दोबारा हमारी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। अलवर नगर परिषद बहुत अब जल्द आपकी सरकार ने ऐलान किया है कि नगर निगम बनने जा रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा? विधानसभा का स्वरूप कितना बदल सकता है इससे? देखिए, नगर निगम बनने से तो निश्चित रूप से बड़े अधिकारी यहाँ बैठेंगे, ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग होगी कामों की। छोटे पर इतनी अच्छी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। आईएएस लेवल के अधिकारी जब यहाँ बैठेंगे तो निश्चित रूप से मॉनिटरिंग अच्छी होगी, बड़ा एरिया कवर होगा, वार्ड्स छोटे हो जाएंगे, जिससे मतलब वार्डों का जो परिसीमन होगा वो इतना बड़ा नहीं रहेगा, तो मॉनिटरिंग और भी आसान होगी और काम ज़्यादा अच्छी तरह से होगा वार्ड्स में। कितनी सीटें आने की उम्मीद है इस बार आपकी पार्टी के?
देखिए, सीएम साहब के अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि मैं 156 सीटों का वादा करता हूँ, तो वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं और जब उन्होंने वादा किया है तो उनकी स्ट्रैटेजी भी कुछ इस तरह की रहेगी और जो स्ट्रैटेजी हमें एज अ कार्यकर्ता, एज अ कांग्रेस वर्कर दी जाएगी, हम उसी लाइन पे काम करेंगे और मजबूती से जिन लोगों के बीच में काम किया था उन लोगों से वोट भी मांगेंगे और मुझे विश्वास है कि लोग हमसे खुश हैं और लोग उतने ही उत्साह से हमें वोट करेंगे और जो आंकड़ा सीएम साहब चाहते हैं वो आंकड़े पर हमारी सरकार बिल्कुल पहुँचेगी इस बार। हमने अभी टिकटों की बात करी। अभी मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जयपुर में हुए यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में ये कहा कि टिकटों का जो वितरण है वो तय डेट से 2 महीने पहले कर देना चाहिए ताकि प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में जाकर के जोर आजमाइश कर सके और अगर कोई रूठा हुआ है, टिकट नहीं मिला है, तो उसको भी अपनी पक्ष सामने रखने का पार्टी के सामने मौका मिले। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं और कुछ ऐसा पार्टी का कुछ आपको ऐसा पता है कि कब तक ऐलान करने की उम्मीद है टिकटों की? हाँ, देखिए, इस बार सुनने में आ रहा है कि सीएम साहब भी यही चाहते हैं कि टिकट थोड़े टाइमली मिले, क्योंकि 10-15 दिन पहले टिकट मिलता है तो रहता है कि यार पता नहीं किसे मिलेगा, इसे मिलेगा, उसे मिलेगा, तो कैंडिडेट सिर्फ टिकट पे ही फोकस्ड रह जाता है। अगर कुछ समय पहले मिले, महीना 1.5 महीना पहले डिक्लेयर हो जाए तो वो रूठे हुए को भी बना सकता है और जो और दूसरे टिकट आती हैं, देखिए ह्यूमन नेचर है, टिकट बहुत से लोग मांगते हैं, एक कोई मिल पाता है तो कहीं ना कहीं नाराज़गी दूसरों में रहती है। 1-1.5 महीने का टाइम होता है तो वो नाराज़गी भी वो भी सोच लेते हैं कि मतलब नाराज़गी ठंडी भी हो जाती है, फिर वो पार्टी में दोबारा आके काम भी करने लग जाते हैं। तो एक गैप मिल जाता है फील्ड वर्क करने के लिए भी, लोगों से मिलने के लिए भी और अच्छी सी तैयारी करने के लिए। तो क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि सीएम साहब ने एक बड़ा डेटा दिया है कि 156 सीट्स तो मुझे लानी है, तो ये भी उसी का एक पार्ट है कि 2 महीने पहले टिकट दे देना चाहिए। वो भी उनकी एक स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है जिससे उनको लगता होगा कि ज़्यादा समय मिलेगा और कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा नहीं रहेगी टाइमली, जिसको या नहीं भी डिक्लेयर किया तो एक इशारा दे दिया जाएगा कि भाई चलो आप तैयारी करो, तो इससे मनमुटाव भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि उसको ओवरकम करने के लिए ये फॉर्मूला जो है जो सीएम साहब अपनाएंगे और ये बहुत अच्छा रहेगा और जो ऐसा आदेश होगा हम उसी हिसाब से पालना करेंगे। आपको क्या लगता है कि गहलोत सरकार का अब ये पूरा टर्म कंप्लीट होने वाला है, ऐसे कौन से काम जो प्रदेश या शहर या राजस्थान के में होने चाहिए थे लेकिन अभी बाकी रह गए? देखिए, गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक जो पूर्वी राजस्थान के हम इन 13 जिलों की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पे पानी की रियली बहुत शॉर्टेज है और अशोक गहलोत सरकार इसमें हमेशा से ये मतलब सरकार का ये विजन रहा कि इन 13 जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की पूर्ति की जा सके। इसके लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP के नाम से जिसमें बात की गई, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्र में जल मंत्री हैं, तो उनसे भी कहा गया कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे बात उठाइए, इन 13 जिलों को पानी देने की बात कीजिए, ERCP जो प्रोजेक्ट है उसको पास करवाइए। राजस्थान सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब अकेले अपने दम पर ERCP प्रोजेक्ट पास करा सके जिससे 13 जिलों में पानी आएगा। तो उसके लिए सीएम साहब गहलोत सरकार ने निरंतर मीटिंग्स हुई, हम 13 जिलों के लोगों को लगातार हम जयपुर जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग मतलब जो बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं कि किस तरह पानी लाया जाए, हम एक उसे आंदोलन बना रहे हैं और सरकार का पूरा बजट भी लग जाएगा तो भी वो पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी सरकार किश्तों में थोड़ा थोड़ा पैसा अपना बचाकर उसमें लगा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो राजस्थान को मिलना चाहिए था। गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय जल मंत्री को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था, मतलब इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात से ऊपर उठकर, क्योंकि वाटर क्राइसिस राजस्थान में हमेशा से ही रहा है, तो उसमें उनको हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं लिया। ये एक प्रोजेक्ट हो जाता तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता, वो नहीं हो पाया, उसका अफसोस है। हम चाहेंगे कि जब कभी केंद्र में हमारी अगले साल चुनाव केंद्र में हमारी सरकार बने तो ERCP का प्रोजेक्ट हम पास कराएं राजस्थान के लिए, और जो इन 13 जिलों में पानी की सच में बहुत शॉर्टेज है उसकी हम किसी न किसी तरह पूर्ति करवाएं। मैम, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 4 साल के बीते अगर मैं बात करूँ 14 पेपर लीक हुए, खासा आक्रोश है स्टूडेंट्स में, खासे नाराज़ है। मेरी कई विद्यार्थियों से बात भी हुई थी, साल भर मेहनत करी और पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी और सरकार की वाकई में एक बड़ी नाकामी साबित हुई? देखिए, जिस तरह प्रोपोगेंडा किया जाता है कि मतलब सरकार फेलियर है, मैं आप
आपको भी जानकारी होगी कि पेपर लीक हुए, नो डाउट। ये देखिए, ये जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है, और ये नहीं है कि सिर्फ इसी टेन्योर में, ये जो 5 साल का अशोक गहलोत सरकार का टेन्योर रहा, इसी में पेपर लीक हुए हैं। दूसरे स्टेट्स में भी जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पर भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन जितनी त्वरित कार्रवाई अशोक गहलोत सरकार में हुई है इनके अगेंस्ट, वो किसी और सरकार में नहीं हुई। लेकिन प्रोपेगेंडा सिर्फ पेपर लीक का होता है, उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, जिन लोगों पर बैन लगाया गया, उनको जेलों में भेजा गया, उनकी बिल्डिंग्स को तोड़ा गया है, वो उनको निलंबित, जो सरकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व थे उनको जिस तरह सस्पेंड किया गया, जिस तरह स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सिर्फ आधा स्टेटमेंट लोग देते हैं कि पेपर लीक हो गया। और सरकार बहुत संवेदनशील है इस मैटर को लेकर कि वास्तव में कि गरीब विद्यार्थी, इसलिए गहलोत सरकार ने इस बार स्कीम निकाली कि क्योंकि हर 6 महीने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उन्होंने कि एक बार शुल्क भरना पड़ेगा और उससे आप कई एग्जाम्स दे सकते हैं। सरकार संवेदनशील है युवाओं के लिए, वो जिस तरह तैयारी कर रहे हैं उस बात को लेकर, इसलिए तो ये स्कीम चलाई है। और ये बात भी सच है कि जितने पेपर लीक हुए उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें जितनी कड़ी कार्रवाई इस बार इस सरकार ने करी है, उतनी कहीं किसी स्टेट में नहीं हुई है। इसके बारे में मैं भी चाहूँगी कि आप खुद भी अपग्रेड हों और जनता को भी कराएं, तो लोगों के सामने भी सच ज़रूर सामने आएगा। इसका जो शिकार हुए, ये जो पेपर लीक मामलों के जो भी स्टूडेंट शिकार हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का क्या आश्वासन देना चाहेंगी कि थोड़ा उनका गुस्सा कम हो? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उनके कार्यकाल में कुछ इस तरह की घटनाएं हों। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हर जगह सरकार, हर जगह अधिकारी, हर जगह लोग उपलब्ध नहीं होते। लालचवश बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं गलत कामों में, और सरकार समय समय पर उनकी पे कार्रवाई भी करती है। लेकिन इस तरह का यदि इंसिडेंट्स हुआ है तो सरकार निश्चित रूप से जो मुलजिम हैं, जो गिल्टी हैं, उन पे कार्रवाई करेगी। लेकिन युवा साथियों से मैं कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों से, इस तरह की घटनाओं से आप अपना मनोबल ना तोड़ें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। हो सकता है कि हम डिले हो सकते हैं, लेकिन हम सक्सेसफुल होंगे, इस बात की गारंटी है। और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि इस बार पेपर लीक हो, आगे बार नहीं हुआ, सरकार और भी सतर्क रहेगी। आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हों, अच्छे से आपकी तैयारी रहे, और सरकार आपके हमेशा साथ है। और समय समय पर जो आपके संगठन है युवाओं के, छात्रों के, उनसे समय समय पर मुख्यमंत्री अपने निवास पे पिछले कई महीनों से मुलाकात कर रहे हैं। जो भी आपके द्वारा मांगे होंगी, आपकी बात रखी जाएगी, उसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाएगा और उनको पॉलिसीज़ में इंक्लूड किया जाएगा। यही बात मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ। चुनाव से पहले आप राजस्थान की जनता, शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस बार जब भी वोट करें तो आप ये देखें कि आपके बीच में 5 साल कौन था। ये 5 साल इसलिए भी महत्व रखते हैं क्योंकि इस बार इन 5 सालों में कोरोना जैसी महामारी का भी हमने फेस किया। तब आपके बीच में कौन नेता लोग आए थे, किस पार्टी के लोग आए थे, या भीषण जल संकट में कौन आपके बीच खड़ा था। तो थोड़ा सोच के, थोड़ा टटोल के वोट कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार थी। और जिस तरह सुविधाएं देने में, आम या आदमी को योजनाएं देने में, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, बहुत बड़ा होता है कि एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों के पास पैसे नहीं होते और लोग मुंह ताकते हैं कि अब बच्चा कोमा में चला गया या एक अंग खराब हो गया, 5 लाख का ऑपरेशन होगा न्यूरो का, कहाँ से पैसे लाएं। और ऐसे में दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख की एड की, आप हॉस्पिटल एडमिट हुए और आपका वो कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा संबल है। तो मुझे लगता है कि जनता इन सब चीज़ों पे विचार करेगी और इस बार जनता निश्चित रूप से हमारे पक्ष में मतदान करेगी और आप करिएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को अपील करना चाहती हूँ। तो ये थे हमारे साथ श्वेता सैनी जी, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस दर्ज करेगी एक बड़ी जीत। मेरे सहयोगी सचिन के साथ साची गुप्ता, ATL न्यूज़।